नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती महानगर पालिका प्रशासन ने आज वर्ष 2026-2027 का अर्थसंकल्प प्रारूप स्थायी समिति को विचारार्थ सौंप दिया। स्थायी समिति के अध्यक्ष अविनाश मार्डीकर को 843 करोड़ 74 लाख के बजट का प्रारूप आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने सौंपा। इस समय सभापति अविनाश मार्डीकर ने कहा कि बजट पर समिति के साधक बाधक चर्चा होगी और शहर विकास के प्रकल्प ध्यान में रखकर तेजी से साकार करने की दृष्टि से बजट में प्रावधान रहेंगे। उसी प्रकार नगर सेवकों को मूलभूत सुविधाएं बेहतर और तत्परता से उपलब्ध करवाने पर जोर रहेगा। स्थायी समिति में चर्चा पश्चात बजट प्रावधान फाइनल होंगे और मनपा आम सभा में इसे रखा जाएगा। गत 4 वर्षों से प्रशासक राज में आयुक्त ही मीडिया के सामने बजट के प्रावधान बताते थे। अब वर्षों बाद आम सभा में बजट की प्रस्तुति होगी। वही मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा ने कहा कि शहर विकास के लक्ष्य को लेकर अगले वित्त वर्ष का अर्थसंकल्प तैयार किया गया है। राज्य और केंद्र की योजनाओं अधीन मनपा को मिलने वाले अनुदान के विषय में भी अलग हेड रखा गया है। मनपा शालाओं के गुणवत्ता पूर्ण करने के साथ स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार के लिए बजट में प्रावधान किए गए। उन्होंने कहा कि सभी के साथ सहयोग से शहर विकास के काम होंगे। आबोहवा के लिए महापालिका को देश में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने से उस श्रेणी को कायम रखने की जिम्मेदारी भी हम सभी की है। तद अनुरूप बजट में प्रावधान किए गए हैं। निश्चित ही मनपा की आमदनी बढ़ाने की दृष्टि से भी कुछ कदम उठाने जा रहे हैं। जलापूर्ति, स्वच्छता, नालियां, सड़कें बनाने की दृष्टि से बजट में प्रावधान किया गया। महानगर पालिका को 437 करोड़ की राजस्व आमदनी होने का अनुमान प्रस्तावित बजट में किया गया है। उसी प्रकार निवेश से आमदनी करीब 406 करोड़ रुपए बताई गई है। कुल 873 करोड़ 74 लाख 1603 का बजट रहने की जानकारी सूत्रों ने अमरावती मंडल को दी। उन्होंने बताया कि मनपा को सबसे बड़ी आमदनी स्वाभाविक रूप से हाउस टैक्स के रूप में होने वाली है। 82 करोड़ 50 लाख हाउस टैक्स जमा होने का अंदाज बजट में व्यक्त किया गया। उसी प्रकार शालाओं के शिक्षकों के वेतन पेटे 31 करोड़ का अनुदान नए वित्त वर्ष में मिल सकता है। पिछले वर्ष यह राशि 30 करोड़ रही। वही व्यापारी संकुलों से आमदनी 3 करोड़ रहने की संभावना बताई गई। मार्केट और दुकानों में 1 करोड़ 35 लाख, सांस्कृतिक भवन में 3 करोड़ का किराया, परिवहन सेवा, रॉयल्टी 31 लाख रुपए, अतिक्रमण जुर्माना 12 लाख रुपए की आय बताई गई है। चिल्लर वसूली ठेके से भी मनपा को 25 लाख की आमदनी हो सकती है। अस्पतालों से 22 लाख का परमाना शुल्क मनपा को मिलने वाला है। शासकीय योजनाओं के ब्याज से मनपा की तिजोरी में 50 लाख जमा होंगे। मनपा की आमदनी के साथ बजट में खर्च का भी जिक्र खास तौर पर किया गया था। सामान्य प्रशासन स्थापना पर खर्च 115 करोड़ 96 लाख आका गया। वही पिछले वर्ष यह आंकड़ा 111 करोड़ 16 लाख रहने की जानकारी दी गई। उल्लेखनीय है कि जनवरी से मनपा पर प्रशासक राज खत्म होकर जनप्रतिनिधि चुनकर आ गए। मनपा के प्रमुख खर्च में 6 करोड़ 21 लाख खर्च कर वसूली पर बताया गया। पेंशन और अन्य अंशदान के रूप में 204 करोड़ 28 लाख के खर्च का प्रावधान किया गया, जिसमें सुरक्षा प्रबंध, विद्या वेतन, निवृत्ति वेतन और उपदान का समावेश है। अग्निशमन विभाग पर 90 लाख का खर्च अंदाजित है। प्रकाश विभाग, विद्युत विभाग 24 करोड़ 98 लाख खर्च हो सकता है। जलापूर्ति, कुओं की देखभाल, मरम्मत के लिए 1 करोड़ 20 लाख, स्वच्छता के लिए 22 करोड़ 67 लाख का प्रावधान होने की जानकारी सूत्रों ने अमरावती मंडल से शेयर की। इन आंकड़ों में बदलाव संभावित है क्योंकि अभी स्थायी समिति आगामी मंगलवार को इस पर चर्चा कर अंतिम रूप देगी। उपरांत इसे फाइनल कर आम सभा में रखा जाएगा। इस समय अमरावती शहर विशेषकर मनपा की राजनीति में एक बड़ी उथल पुथल मची हुई है क्योंकि 2 दिन पूर्व मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा ने एमआईएम के स्वीकृत पार्षद सैयद मुनव्वर अली के खिलाफ अपात्रता की कार्रवाई करते हुए उनकी सदस्यता को एक पत्र जारी कर निलंबित कर दिया था, जिसे सैयद मुनव्वर अली द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर खंडपीठ में चुनौती दी गई, जिस पर सुनवाई करते हुए नागपुर खंडपीठ ने अमरावती महानगर पालिका की ओर से जारी निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। इसके चलते एमआईएम के स्वीकृत पार्षद सैयद मुनव्वर अली फिलहाल अपने पद पर ही बने रहेंगे। गौरतलब है कि मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा ने मुनव्वर अली को ठेकेदार होने के कारण अपात्र ठहराते हुए उनका निलंबन आदेश जारी किया था। इस कार्यवाही को मुनव्वर अली ने तुरंत हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति कुबलकर की अदालत ने मुनव्वर अली को अंतरिम राहत देते हुए निलंबन आदेश पर स्टे प्रदान किया। अदालत में मुनव्वर अली की ओर से अधिवक्ता अक्षय नाइक, श्रेयस वैष्णव और संजय रावटे ने पक्ष रखा। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल
मुनज़्ज़र अली पार्षद बने रहेंगे। वही इस प्रकरण को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। अब सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां इस पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। शारीरिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त रहने के साथ ही विश्वविख्यात रहने वाले श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल को क्रीड़ा विद्यापीठ के तौर पर मान्यता दिए जाने की घोषणा करीब 2 वर्ष पहले राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा की गई थी, परंतु विगत 2 वर्षों से यह मामला अधर में लटका हुआ है और यह घोषणा से आगे नहीं बढ़ रही है, जिसके चलते विगत दिनों भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे के नेतृत्व में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी। ऐसे में अपने द्वारा की गई घोषणा व दिए गए आश्वासन के विगत 2 वर्षों से अधर में लटके रहने की जानकारी से अवगत होते ही सीएम फडणवीस ने इस प्रतिनिधि मंडल की तुरंत ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बात करवाई और मंडल को क्रीड़ा विद्यापीठ के तौर पर मान्यता देने को लेकर यूजीसी में अटके पड़े प्रस्ताव को तुरंत आगे बढ़ाने हेतु कहा, जिसे लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपनी ओर से हर संभव व ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया। अगले 2 माह के भीतर इस काम को काफी हद तक गति मिलेगी। अमरावती शहर की पूर्व महापौर एवं भाजपा नेत्री किरणताई महल्ले को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य के तौर पर शामिल किया गया। पूर्व महापौर किरणताई महल्ले, इनकी नियुक्ति खुद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई। इस उपलब्धि हेतु पूर्व महापौर किरणताई महल्ले का सर्वत्र अभिनंदन हो रहा है। साथ ही माना जा रहा है कि उनकी इस नियुक्ति के जरिए अमरावती सहित विदर्भ क्षेत्र से वास्ता रखने वाली किरणताई महल्ले के प्रभावी नेतृत्व, कौशल्य और राजनीतिक अनुभव का आखिरकार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली द्वारा लोहा माना गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य के तौर पर नियुक्ति के उपरांत दैनिक अमरावती मंडल के साथ बातचीत करते हुए भाजपा नेत्री व पूर्व महापौर महल्ले ने कहा कि जाति वैधता के संबंधित मामले बेहद संवेदनशील होते हैं। उन्हें लेकर आयोग के पास शिकायतें व सुझाव मिलने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। इस समय भी राज्य में 32 पिछड़ी जातियां ऐसी है जिनका समावेश ओबीसी संवर्ग में नहीं है। ऐसे में बहुत जल्द आयोग की राजनीति नई दिल्ली में पहली बैठक होगी, जिसमें हिस्सा लेने के लिए वे भी दिल्ली जाएंगे और इसके बाद पिछड़ा वर्गीयों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ किया जा सकता है, इसे लेकर कामों का प्रारूप तैयार किया जाएगा। भाजपा नेत्री व पूर्व महापौर किरणताई महल्ले को राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू के आदेश पश्चात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्गीय आयोग के सदस्य के तौर पर नियुक्ति किए जाने की जानकारी मिलते ही भाजपा पार्षद ऋषिकेश देशमुख ने अपने मित्र परिवार सहित तुरंत ही पूर्व महापौर किरणताई महल्ले से उनके निवास स्थान पर भेंट की और पुष्पगुच्छ सौंपते हुए उनका इस नियुक्ति पर अभिनंदन किया। शहर के चित्रा चौक से नागपुर गेट उड़ान पुल के शेष निर्माण कार्य के चलते इस मार्ग पर यातायात पूरी तरह बंद कर दिया गया है। यह व्यवस्था 18 मार्च 2026 की रात 8 बजे से लागू होकर 5 अप्रैल 2026 की रात 8 बजे तक प्रभावी रहेगी। प्रशासन ने नागरिकों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। यह निर्णय बॉम्बे हाईकोर्ट नागपुर खंडपीठ के निर्देश के तहत लिया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए शहर यातायात पुलिस विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त संजय खताले द्वारा यह जारी प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी देते हुए बताया गया कि चित्रा चौक से नागपुर गेट की ओर जाने वाले उड़ान पुल के निर्माण हेतु गर्डर डालने, स्लैब कास्टिंग तथा लोहे के ट्रस लगाने का कार्य किया जाना है, जिसके कारण मुख्य मार्ग को अस्थायी रूप से बंद करना आवश्यक बताया गया। इस बात के मद्देनजर उड़ान पुल का निर्माण कर रहे चाफेकर कंपनी सहित सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की ओर से शहर पुलिस के नाम जारी पत्र के बाद यातायात पुलिस और संबंधित विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण करते हुए 18 मार्च से 5 अप्रैल के दौरान चित्रा चौक से चाफेकर कंपनी सहित सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की ओर से शहर पुलिस के नाम जारी पत्र के बाद यातायात पुलिस और संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त निरीक्षण करते हुए 18 मार्च से 5 अप्रैल के दौरान चित्रा चौक से नागपुरी गेट के बीच सभी तरह के हल्के और भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया। नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों पर रोक लगा दी। केंद्रीय बजट 2026-2027 के तहत रेल मंत्रालय पर हुई चर्चा के दौरान अमरावती लोकसभा क्षेत्र के सांसद बलवंत वानखड़े ने विदर्भ के महत्वपूर्ण और लंबे समय से प्रलंबित शकुंतला रेल परियोजना के पुनरुद्धार का मुद्दा जोरदार तरीके से संसद में उठाया। वानखड़े ने कहा कि मुर्तिजापुर से अचलपुर की तह की यह ऐतिहासिक रेल लाइन केवल परिवहन साधक नहीं बल्कि क्षेत्र के किसानों, मजदूरों और आम नागरिकों की जीवन रेखा रही है। लंबे समय से इस सेवा के बंद होने के स्थानीय नागरिकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
राज्य में नवगठित नगर पंचायत क्षेत्रों में रोजगार हमी योजना मनरेगा के तहत जॉब कार्ड उपलब्ध कराने की मांग जोर पकड़ने लगी है, जिसे ध्यान में रखते हुए तिवसा विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश वानखड़े ने विधानसभा में औचित्य के मुद्दे के तहत यह महत्वपूर्ण मांग उठाई और राज्य सरकार से इस पर तत्काल नीतिगत निर्णय लेने का आग्रह किया। विधायक वानखड़े ने सदन में कहा कि वर्ष 2016 में राज्य सरकार द्वारा तहसील मुख्यालय की कई ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत में परिवर्तित किया गया था। अमरावती जिले की तिवसा, भातकुली, और नांदगांव, खंडेश्वर सहित राज्य की अनेक नगर पंचायतें इसी प्रक्रिया में बनी। हालांकि प्रशासनिक रूप से शहरी दर्जा मिलने के बावजूद इन क्षेत्रों की अधिकांश आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत बनने के बाद इन क्षेत्रों में रोजगार हमी योजना के अंतर्गत जॉब कार्ड नहीं किए जाते। इसके चलते बड़ी संख्या में किसान शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। मतदाता सूची के सुधार के लिए चुनाव आयोग द्वारा विशेष व्यापक पुनर्निरीक्षण अभियान अप्रैल में चलाया गया, जिसको लेकर जिलाधीश आशीष चरेकर ने मतदान केंद्र स्थानीय अधिकारियों को अभी से मतदाता मैपिंग कार्य पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इस समय जिलाधिकारी एरेकर ने बताया कि चुनाव आयोग वर्तमान मतदाता सूची वर्ष 2002 की सूची से मिलान कर रहा है। इसके लिए अधिकारियों को घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करना होगा। मैपिंग के दौरान जिन मतदाताओं का मिलान नहीं हो पाता, उनकी जाँच 5 दिनों के भीतर सुनवाई की जाएगी। राज्य शासन द्वारा उपहार गृहों को उनकी क्षमता 70% व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध करवाने के आदेश का कथित रूप से मनमाना अर्थ निकालने की वजह से अमरावती के होटल रेस्टोरेंट संचालक परेशान हो गए। वे जिला प्रशासन से चर्चा की तो उन्होंने दिल्ली, मुंबई से आ रहे आदेश का हवाला देकर स्थानीय स्तर पर व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध कराने में असमर्थता जता दी, जिससे होटल कारोबारियों को या तो बंद रखना पड़ रहा है। सैकड़ों होटल और रेस्तरां बंद हो गए हैं, जबकि कुछ होटल व्यवसायियों ने डीजल भट्टी, लकड़ी भट्टी और इंडक्शन से पर्याय अपनाए हैं। वही रविनगर हो या राजापेट अथवा गाड़ीनगर, दस्तूरनगर, सभी एरिया में सड़क किनारे चलने वाले छोटे मोटे होटल, स्टॉल, खान पान केंद्र व्यावसायिक सिलेंडर के अभाव में बंद पड़े हैं। सोमवार देर रात पुराना बाईपास रोड पर आनंद मार्बल के सामने हुए भीषण सड़क हादसे में सदोष मनुष्यवध का केस दर्ज करने की मांग को लेकर खाटिक समाज परिवर्तन संगठन आज दोपहर पुलिस आयुक्त राकेश ओला से मिला। संगठन ने ओला को निवेदन सौंपा, जिसमें दावा किया कि गजानन माकोडे और उनकी पुत्री सपना माकोडे की मौत के लिए जिम्मेदार उक्त कार में 5 से 4 युवक नशे में धुत होकर कार चला रहे थे। कार चालक काफी श्रीमंत होने से प्रकरण दबने की कोशिश की आशंका इन्होंने व्यक्त की। विभागीय आदिवासी विद्यार्थी आंदोलन कृति समिति ने आज दोपहर बड़ा मोर्चा निकालकर प्रदेश में रिक्त आदिवासी कोटे के 12,500 पद तुरंत भरने की मांग रखी और अन्य मांगे भी प्रस्तुत की। निवेदन की कॉपी आदिवासी विकास मंत्री व प्रधान सचिव को भेजी गई, जिसमें 13 प्रकार की मांगे हैं। पश्चिम विदर्भ में आखिरकार मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार न केवल पारा 3 डिग्री ढुलक गया, बल्कि आसमान में बादल छाए होने से तेज धूप से राहत मिली। अगले 2 दिन तक राहत भरा मौसम कायम रह सकता है। उसी प्रकार यवतमाल, वर्धा सहित अनेक भागों में हल्की बरसात भी होने का अंदाज प्रादेशिक मौसम विभाग नागपुर ने व्यक्त किया। अमरावती में आज तापमान अधिकतम 35 डिग्री के आसपास बताया गया है। न्यूनतम तापमान 21 व 22 डिग्री रहने की संभावना प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट ने व्यक्त की। अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही पौराणिक इतिहास के लिए विख्यात रहने वाले पर्यटन नगरी चिखलदरा को विदर्भ का कश्मीर कहा जाता है, जहां पर आकर घूमने फिरने हेतु पर्यटन हमेशा ही लालायित रहते हैं और यहाँ के घने जंगलों में रुककर वहां विचरण करने वाले वन्य प्राणियों को भी अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। हालांकि किसी को भी चिखलदरा के परिसर में स्थित संरक्षित व अति संरक्षित जंगलों में जाने की अनुमति नहीं है, परंतु वन विभाग द्वारा जिप्सी वाहन के जरिए चलाई जाती जंगल सफारी के जरिए पर्यटन को घने जंगल में घुमाया जाता है और इस जंगल सफारी के दौरान कई बार बाघ, भालू जैसे वन्य प्राणियों के दर्शन हो जाते हैं, जिसके तहत वनरक्षक रेड्डी व उप संचालक डिगोली की संकल्पना से आमजरी पर्यटन संकुल अंतर्गत कुंभी, बल्डा व लॉन्ग पॉइंट पर घने जंगल के बीच 20-20 फीट ऊंची 8 मचाने बनाई गई है, जहाँ पर पर्यटक पूरी तरह रात भर रुक सकेंगे और रात के समय जंगल में पानी की तलाश हेतु निकलने वाले वन्य प्राणियों को भी देख सकेंगे।
रविनगर के प्रसिद्ध श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में कल गुड़ी पाड़वा हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में ध्वज पूजन के साथ पखवाड़े भर के हनुमान जन्मोत्सव का मंगल प्रारंभ होने जा रहा है। परम पूज्य संत नृसिंह दास बाबा के राम राम संकल्प शक्ति से यह मंदिर साकार होने की मान्यता है। यहाँ अगले पूर्ण पखवाड़े हजारों की संख्या में भाविकों का रेला उमड़ेगा। यह जानकारी देते हुए इस वर्ष के उत्सव अंतर्गत कार्यक्रमों का ब्यौरा मंदिर की ओर से दिया गया। सवेरे ध्वज पूजन उपरांत दोपहर 4 बजे तुलसीकृत रामायण पाठ शुरू होगा। रामनवमी अर्थात 26 मार्च गुरुवार को दोपहर 12 बजे राम जन्मोत्सव और महाआरती होगी। 19 मार्च को हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा। कार्यक्रमों में हजारों की संख्या में भाविक उमड़ते हैं। अंततः संकट मोचन मंदिर ट्रस्ट जोरदार तैयारियों में जुट गया है। सिंधी समाज के इष्ट देवता भगवान झूलेलाल जी की 1076वीं जयंती व सिंधी नववर्ष चेटी चंद्र के पावन पर्व पर सिंधी झूलेलाल सेवा मंडल की ओर से समाज की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संस्थाओं, पंचायतों व समाज बंधुओं के सहयोग से 18, 19, 20 मार्च को विशाल आयोजन झूलेलाल गार्डन देशना नगर अमरावती में किया गया। मंडल के अध्यक्ष सुरेश वाधवानी व सचिव संजय लालवानी ने बताया कि बुधवार 18 मार्च को शाम 6:30 बजे इष्ट देव मूर्ति पूजन पंडित महेश शर्मा व पंडित दीपक शर्मा के आचार्य तत्वों में होगा।